unless I'm recording this lecture, कर तो रहा हूँ, but this is not done. आप लोग, you should have that zeal, you know, and the zeal is totally missing. मैं घर बैठकर अगर एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए तो क्या ही कर पाए बेटा. चलिए, बहरहाल आज हमारा टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a very different topic. चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है और आज का टाइम है इसके न्यूमेरिकल्स को करने का. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने इसकी थ्योरी जज कर ली थी, इसके न्यूमेरिकल्स आगे हम लोग करेंगे. पर एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक बार छोटा सा व्यू तो देना ही चाहूंगा. उससे पहले ये भी जरूर बताना चाहूंगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है क्या. तो सभी बच्चे, अगर कोई लास्ट लेक्चर में एब्सेंट भी था तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा. मैं एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोबारा से एक बार आप लोगों को शेयर करूंगा फटाफट से. और आज का मेन हमारा है इसके न्यूमेरिकल्स को डील करना. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से जीता नोबेल प्राइज आइंस्टाइन साहब ने. Although Einstein साहब has greater, you know, agenda in dealing with the theory of relativity as well, but yes, photoelectric effect की शुरुआत करी थी हम लोगों के साइंटिस्ट हर्ट्ज ने, बट उसको इतना कामयाब बनाया आइंस्टाइन साहब. तो क्या कहता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि अगर मैं यहाँ पर एक मेटल का सरफेस ले लेता हूँ, मेटल सरफेस ले लेता हूँ, एक मेटल का सरफेस ले लिया मैंने, यहाँ पर एक मेटल का सरफेस लिया और इसको कनेक्ट कर दिया एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ. छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है. और फिर इसको हमने जोड़ दिया यहां से एक कर्व्ड डिटेक्टर पर. ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझिएगा. दिस इज अ कर्व्ड डिटेक्टर. दिस इज अ मेटल सरफेस. ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट हम लोगों ने लिया और एक इधर एक एमीटर भी लगाया. एमीटर टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. एमीटर लिया, ठीक है. और इस पूरे अपैरेटस को हमने एक ग्लास जार के अंदर, वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया. वैक्यूम के अंदर बंद कर दिया, ठीक है. अब हम लोगों ने कुछ एनर्जी दी इस मेटल के सरफेस पे, कुछ एनर्जी दी हमने, कुछ लाइट एनर्जी दिया हम लोगों ने इस मेटल के सरफेस पे. एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. तो उसको शेयर करने के लिए पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू, यू नो, discuss this basic thing, that it is pretty much sure that this is nucleus and these negatively charged electrons flows or moves this way around the atom, around the nucleus. इस तरह से घूमते हैं.
और न्यूक्लियस उसको एक फोर्स से खींच के रखती है। इस फोर्स को न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। इस फोर्स को न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज या फिर बाइंडिंग एनर्जी, यू नो, इट इज द एनर्जी with which the nucleus binds its electron। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। फॉर से मान लीजिए ये एक्स है और इजी डेटा बता दूं, मान लीजिए लेट इट बी दिस इज 100। 100 is some value, some assumed value, arbitrary value। We are assuming that nucleus ने इलेक्ट्रॉन को 100 फोर्स से खींच रखा है। That means when I am going to exert 101 force in the opposite direction to that, what will happen? What will happen? If I am exerting 101 force to the opposite side of electron, 100, and if I am posing 101 joule of energy to the opposite side, then an electron will eject from the atom। Electron will eject from the atom just like a CD ejects from a CD player। जैसे CD को eject करते हैं, वो CD बाहर निकल जाता है। Electron will eject from the shell, from the atom। That means the atom will lose the electron। That means 101 is what? 101 is the minimum amount of energy which is required for the atom to lose that electron। 101 is what? 101 is the value, the least value we should apply in order to eject the electron। Suppose if I am providing 90 joule of energy to that atom, what will happen? What will happen? अगर उसमें 100 जूल से तो न्यूक्लियस ही खींच रहा है यार। And if I am providing 90 joule of energy to the opposite side, then there will be nothing। Electron will still stick to the same nucleus because obviously nucleus provides greater amount of energy। So the whole agenda is this: if I am going to provide energy less than 101, if I am providing energy less than 101, then nothing will happen। Electron is not going to eject। That means 101, 101 is the minimum amount of energy we should require to apply so that the electron will eject। This is the minimum amount of energy, and this is known as, my dear, threshold energy। This is known as threshold energy। So what is 101? 101 is the minimum amount of energy which is required to eject electron। The minimum amount of energy which is required to eject electron or to remove electron from an atom, and it is known as threshold एनर्जी। और एक और नाम है इसका बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयोनाइज हो गया एटम, तो इसका मतलब मैंने अभी 4 शब्द आपको सिखाए हैं। न्यूक्लियर चार्ज, बाइंडिंग एनर्जी, इट मींस द एनर्जी विद व्हिच द एटम न्यूक्लियस बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस खींच के रखता है, और कम से कम वो एनर्जी जो मैं प्रोवाइड करता हूं ताकि वो एटम इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर आयनाइजेशन। ठीक है, तो उसका मतलब कम से कम 101 एनर्जी तो देनी पड़ेगी भैया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ पर आइंस्टाइन साहब ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चों इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इस मेटल की सबके अलग अलग थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, इस मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी E0 है या फिर इसको W0 भी कहते हैं।
थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम भैया इतनी तो देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ई नॉट इज द वैल्यू। और इसको डब्ल्यू नॉट भी कहते हैं। डब्ल्यू नॉट मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब कम से कम इतनी एनर्जी दोगे तो वो वर्क करेगा। तो कम से कम 101 एनर्जी दोगे तो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी बात पूरी बहुत ज्यादा क्लियर है आप लोगों को। कम से कम 101 चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग है। मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, ई नॉट है, डब्ल्यू नॉट है। ये कम से कम वो एनर्जी है जितनी एनर्जी चाहिए उसको वर्क करने के लिए, जितनी एनर्जी उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब, और जो मैं एनर्जी दे रहा हूं यहाँ पर इस मेटल के सरफेस को, लेट इट बी, ये है ई। तो यहाँ पर तीन केस हो जाते हैं। पहला केस क्या है, जब जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं वो कम है ई नॉट से, मतलब जो मैं एनर्जी दे रहा हूं वो ई नॉट से कम है। ई नॉट है 101, मान लो हम दे रहे हैं 90, कम है। हम दे रहे हैं 80, कम है। हम दे रहे हैं 70, कम है। मतलब 101 से कम सारी वैल्यूज को हम इस केस में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 101 से कम एनर्जी दे रहे हैं मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी दे रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम है वर्क फंक्शन। अगर उससे कम एनर्जी दे रहे हैं, ई नॉट या डब्ल्यू नॉट से कम एनर्जी दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं, उसमें हम देखेंगे नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। No ejection of electron will take place. There will be no ejection. Metal atom will remain as it is without the loss of any electron. But when it applies to case 2, when I am providing energy which is equal to threshold energy, that means I am providing 1 energy, then what will happen? Then electron will eject. Electron will eject. और अब आता है तीसरा और सबसे अहम केस। What happens when we are providing energy greater than threshold energy? Suppose 101 energy is needed for the ejection of electron and I am providing 120 energy. तो वो 19 एनर्जी का क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो 19 में एनर्जी दी उसका क्या होगा, what will happen to that extra amount of 19 एनर्जी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करा कि अगर मैं एक कम एनर्जी दे रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कम एनर्जी दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा। और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा। इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा। सर्किट वाली बात आती है ना, सर्किट पूरा होगा तो ही तो एमिटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। एमिटर को डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा। तो मुझे कैसे पता लगा कि अब मेरी, अब जैसी एमिटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, जैसे the moment the emitter will show deflection, मुझे पता लग गया भैया अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है यहाँ से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहाँ तक पहुंच रहा है तभी तो सर्किट पूरा हो रहा है, तभी तो एमिटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन। इसका मतलब जैसे ही एमिटर ने पहली बार डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब मैं समझ गया, मैं उतनी एनर्जी देने में कामयाब हो गया जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए थी। इसका मतलब वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो है वर्क फंक्शन। वर्क कर रहा है भाई, एमिटर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विद नो लैग ऑफ टाइम, कोई भी समय में 1 सेकेंड नहीं लगेगा। जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट विद नो लैग ऑफ टाइम। लैग ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड नहीं रुकेगा। जैसे मैंने एनर्जी दी वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, वहां पे इलेक्ट्रॉन सामने वाले पे पहुंचा, बस दम, एमिटर डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, बात बन गई। पर अब तीसरा केस आता है, अगर हमने ज्यादा एनर्जी दी तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा सर, अगर आपने ज्यादा एनर्जी दी तो हमने क्या देखा, एमिटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ज्यादा तेजी से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो तेजी से निकल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी।
electron ejects with greater velocity. Electron ejects with greater velocity. It means the extra energy is converted into its काइनेटिक एनर्जी. मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ई नॉट था वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट. ई इज व्हाट, जो मैंने एनर्जी दी, ई नॉट तो यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो बच गई एनर्जी वो क्या हो गई, प्लस हो गई, उसकी के ई बन गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई. ये है इस स्टोरी का सारांश, जिस्ट. दैट ई सप्लाई, ई इज व्हाट, ई इज सप्लाइड एनर्जी. E is supplied energy. E naught is threshold energy or work function. Ke is kinetic energy. तो इसका मतलब अगर मैंने 120 एनर्जी दी तो उसका डाइवर्जन कैसे हो गया, 101 तो निकलने में हो गया और 19 उसकी काइनेटिक एनर्जी में. ये एक एग्जांपल है कि अगर मैंने सप्लाइड एनर्जी दी 120, तो 101 तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, जो 19 बच गई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट. अब मैंने पिछली क्लास में एक और चीज बताई थी कि जो कोई एनर्जी देता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि जहां से एनर्जी आती है, हर एनर्जी लगातार नहीं आती, कॉन्टिन्यूसली नहीं आती. एनर्जी आती है पैकेट्स में, ब्रेक करके करके पैकेट्स में आती है एनर्जी. ऐसे आती है एनर्जी, ध्यान रखना. इसका मतलब अगर मैं धूप में भी खड़ा हूं ना, तो धूप मुझे लगातार एनर्जी नहीं दे रहा, गर्मी नहीं दे रहा, वो मुझे पैकेट में एनर्जी दे रहा है. ये पैकेट्स, एक एक पैकेट, एक एक पैकेट की एनर्जी है. एंड इट व्हाट्स इट लुक्स लाइक, लगता कैसे है, it looks like the energy flows in like this in a continuous manner, but actually it is in a discontinuous manner. It appears to be continuous, but it is discontinuous manner. मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, when I'm using my phone brightness 50 or 60%, that doesn't means that कि मेरा phone 60% light throw कर रहा है. That means 60% of the time my phone is giving 100% brightness, and the other 40% of the time the phone having zero output, zero brightness. इसका मतलब कोई भी चीज हमें कॉन्टिन्यूस, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है मेरे सर पर, ये कॉन्टिन्यूस लाइट नहीं दे रही मुझे. इट अपीयर्स, लग रहा है मुझे, लगने पे नहीं है. इट अपीयर्स टू बी कॉन्टिन्यूस. एवरीथिंग, एवरी सोर्स ऑफ लाइट, चाहे वो हीटर हो, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो सन हो, कोई भी चीज हमें डायरेक्ट नहीं लगे. इट अपीयर्स टू बी डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट अपीयर्स टू बी अ continuous source of energy, but all the sources of energy are in a discontinuous form. This was proposed by Max Clark Planck. तो प्लैंक साहब की थ्योरी थी, और उन्होंने क्या बताया था प्लैंक साहब ने, कि that every packet, this is a packet of energy, this packet of energy is considered as a photon, or what is the other name, who is going to tell me, except photon, what we can also consider this packet of energy as? No one. What is this packet also known as, photon or quanta? ठीक है, so every packet is considered as photon, every packet is considered as quanta. और इस क्वांटा की, इस पैकेट की एनर्जी इज व्हाट, पैकेट की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हु इज गोइंग टू टेल मी, टू इट्स
yes, to its frequency. Frequency mu, इसका मतलब भाई साहब हर पैकेट की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से थ्रो कर रहा है। ये हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फिर भी आज कोई आउटपुट नहीं है, In order to remove this proportionality sign, we are going to add a proportionality constant in the right hand side, and what will be considered as h. What is h? Yes, it is Planck's constant. It is Planck's constant. Okay. And what is mu, beta? Mu is what? C upon lambda, where c is what? The speed of light, and lambda is what? Wavelength. So in order, in whole, it will become E is equals to hc upon lambda. So what was my formula? Einstein's formula क्या था? Einstein का formula E is equals to E naught plus KE, where E is what? Supplied energy. E naught is what? The threshold energy, the minimum amount of energy which is required for the ejection of electron. So if I'm going to put the values from Planck's theory, what is the energy according to the Planck's theory? H mu, it will be H mu naught plus kinetic energy. Now what is this H mu? H mu is the energy of the packet which I am supplying to it. What is H mu naught? What is H mu naught? H mu naught is the packet of energy which is required by the atom or the metal surface in order to remove the electron or to eject the electron. Okay. So what is mu? Mu is the frequency of light which is, supplied. जो मैं supply कर रहा हूँ. What is mu naught? Mu naught is the frequency of light which is required for the ejection of electron. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए. I'm using another color. H mu की जगह क्या आ सकता है? C upon lambda. इधर H C upon lambda naught. अब देखो यहाँ पर E naught में हमने mu naught किया, हमने लिखा E naught is equals to H mu naught. H को नॉट नहीं बनाया, H naught mu naught नहीं बनाया. क्यों? क्योंकि H तो कांस्टेंट है यार. H is not going to change. H is the same. जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ उसमें भी और जो एनर्जी चाहिए उसमें भी. H is not going to change. अब जब मैं म्यू नॉट की जगह लिख रहा हूँ C नॉट अपॉन लैम्डा नॉट नहीं लिख रहा, सिर्फ लैम्डा नॉट लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि C is again the same. Speed of light is not going to change for every wavelength. तो जो चेंज है वो है वेवलेंथ में. लैम्डा नॉट अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है. आप लोगों को पता है जैसे येलो लाइट की अलग होती है, 480 की रेंज में होती है, रेड लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, 700 की रेंज में होती है. ठीक है, तो सबके अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ mv². इसके न्यूमेरिकल्स अब हम लोग करेंगे. ध्यान रखना ये है म्यू, इसे पढ़ते हैं म्यू या न्यू. मैं तो म्यू ही पढ़ता हूँ, म्यू ही बोलता हूँ. और ये क्या दिखाता है? फ्रीक्वेंसी. और ये वेलोसिटी है. दो अलग अलग चीजें हैं. वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. और c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट. c is the speed of light. ओके, तो दिस इज इट. मैं अब इसके बाद न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दो चार न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके एनसीईआरटी के. पहले कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको डील करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. आपके एकदम बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन से. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. कैलकुलेट द energy of 1 mole of photons of radiation
whose frequency is 5 into 10 की power 14 hertz. तो ये क्वेश्चन देखकर आप कहेंगे सर हमें तो एक ही बात समझ में आई है कि एनर्जी पूछ रहा है, दे आर आस्किंग अबाउट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस दो चीजें समझ में आ रही है सर मुझे। और एक और चीज मुझे कंफ्यूज भी कर रही है सर कि यहाँ पर जो ये 5 into 10 की पावर 14 ना हर्ट्ज दे रखा, व्हाट इज हर्ट्ज, आई डोंट नो सर व्हाट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज इज पर सेकंड, याद रखना, हर्ट्ज इज पर सेकंड। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी म्यू से शो करी जाती है 5 into 10 की पावर 14 पर सेकंड, याद रखना है। हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज is equivalent to 1 per second. Okay. And next, another thing you should keep in mind that what is the value of h. H is what? H is Planck's constant. इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ये फिक्स है, वैल्यू कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एग्जाम में एज इट इज करना है, द वे आई एम डूइंग दिस। First of all, you have to write all the inputs, whatever it is given, that let it be in the question, it is given the frequency is this, you have to write what is frequency. Now next you have to write what is the value of h constant using, you are going to use here, that is 6.626 into 10 की power -34 joule second. And next, what is the formula you are going to apply, because in boards we are having this step marking thing. If such questions appears in NEET or competitive exam, you can directly overtake it. But in board, you have to mention the steps that you have to calculate energy. Yes, H mu. Yes, this is the formula we are going to apply. What is energy? We don't know. We have about to calculate. What is H? 6.626 into 10 की power -34 joule second into में what is frequency 5 into 10 की पावर 14 पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए जरा, सेकेंड से पर सेकेंड तो उड़ गया, so if you are going to multiply 6.626 into 5, it will give 3.313 into 10 की पावर, what is the base, base तो सेम है, तो powers are going to add, 10 की पावर -34 into 10 की पावर 14, so base सेम है तो powers क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 20 आ गया, 10 की पावर -20 और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.30, तो हमने इसको 3.3 कर दिया और 10 की पावर कर दिया -19, एक कम कर दिया 10 की, जूल आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सेकंड से पर सेकंड कट गया, आंसर विल बी इन जूल्स। दिस इज वन थिंग, ये पूरा हो गया एक चीज, एनर्जी। नेक्स्ट we have to, ये आंसर नहीं है, why? Because we have to calculate the energy of 1 mole of such photons। ये एक फोटोन की एनर्जी निकली है, एक फोटोन की। अब ऐसे एक मोल फोटोन, एक मोल में कितने आइटम्स होते हैं, who is going to tell me एक मोल में कितने आइटम्स होते हैं, फटाफट से बताइए। 1 mole means how many number? Hello, 1 mole means 6.023 into 10 की पावर 23। yes, तो अगर मैंने एक पैकेट की एनर्जी निकाल ली है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल, देन व्हाट शुड आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू Avogadro's number, as simple as that। So 3.313 into 10 की power -19 into 6.023 into 10 की power 23, so this will be the energy of 1 mole।
आप सॉल्व कर लेंगे व्हाटएवर द अमाउंट, इफ वो आंसर आ जाएगा। 6 18 19, 19 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, उसको किलो जूल में कर देंगे, जूल तो 199.51 इंटू 10 की पावर 3 जूल्स ये आ जाएगा। आप 10 की पावर 3 मत लिखिए, 10 की पावर 3 मतलब 1000 जूल, 1000 जूल इज व्हाट 1 किलो जूल, so you can also express your answer 199.5 किलो जूल, ये भी लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एक बार इस क्वेश्चन को शुरू से पढ़कर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 100-watt bulb emits a light of 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. वाह क्या क्वेश्चन। कह रहा है बल्ब है 100 वॉट का, 100 वॉट उसकी एनर्जी है और वेवलेंथ फेंक रहा है 400 नैनोमीटर। अब एक बार नैनोमीटर में आप लोगों को बता दो, बेसिक 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर्स, 1 nanometer is equivalent to 10 की पावर -9 मीटर, 1 angstrom is equivalent to 10 की पावर -10 मीटर। से angstrom पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर ये नैनोमीटर है, nm लिख दिया जाता है, angstrom है ये, a नॉट से दिखाया जाता है। 1 pm, pm इज पाइकोमीटर, 10 की पावर -12 मीटर। ये चार याद कर लेना यार बस, फेमटो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये चार ही आते हैं एग्जाम में, माइक्रोमीटर, नानोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड पाइकोमीटर, दैट्स इट। तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एनर्जी दे रखा है, बल्ब की एनर्जी दे रखी है 100 वॉट, 100 जूल पर सेकंड, मतलब 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकंड। एनर्जी ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब लिख सकते हैं 100 वॉट मीन्स 100 जूल पर सेकंड, हर सेकंड 100 जूल एनर्जी दे रहा है भाई साहब, हर सेकंड। अब आप ये कैलकुलेट कर लो कि येलो कलर की वेवलेंथ कितनी है, फिर पता लग जाएगा हर सेकंड कितनी फेंक रहा है वो, ठीक ना। एक चीज याद है, अब एनर्जी ऑफ येलो लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड, ई का फार्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा।
Now what is h? 6.626 into 10 की power minus 34. What is c? C obviously the speed of light, 3 into 10 की power 8. अगर आप यूनिट से खेलना चाहते हैं ना, so I'm going to with you. What is the value of h? 6.626 into 10 की power minus 34 joule second. Write it with the unit. It is always the best part. What is c? 10 की power 8 meter per second. Per second मतलब meter inverse. And what is lambda? What is wavelength? Wavelength is 400 nanometer. That means 400 into 10 की power minus 9 meters. Minus 9 meter. So what will be the exact output? Second से second गया, meter से meter गया. So the whole thing will sum up like this: 6.626 into 3 upon में 400. These all are units. Into में 10 की power minus 34. All are having the same base: 10 की power minus 34, 10 की power 8, 10 की power minus 9. So what we are going to do, if they are in multiply, if they are in product, the powers are going to add. If they're in division, the powers are going to be subtracted. That means 10 की power minus 34 plus 8 plus 9. Are you getting my point? That is minus 34 minus 10 की power 8, 10 की power minus 9. All are having the same base. So what we are going to do, products होगा तो power plus हो जाता है, divide होगा तो power minus हो जाता है. नीचे 10 की power minus 9 है, ऊपर आके बन जाएगा plus 9. ऐसा हो जाएगा. Okay, so it will be around, जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 4.969 और 4.97 into 10 की पावर minus 19. And what about the unit? Joule. जूल में आ गई, ये जूल में आ गई. एक फोट, आप समझिए मेरी बात, ये एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी. अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात. मैंने आपको बता दिया मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी 10 है और ऐसे पैकेट्स मेरे पास 50 हैं. सो व्हाट विल बी द टोटल पावर, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी आई एम थ्रोइंग 50? कैसे पता लगा तुम्हें? सर इट इज वेरी सिंपल, यूनिटरी मेथड. The energy of one packet is 10, then how will be the energy, how much energy will be there in 5 packets? 10 into 5, 50. And if I am saying that the energy of one packet is 10 and the total energy you are throwing to me is 50, then what is the number of packets you are throwing to me? What will be your answer? Yes, 5 it is. 5 it is. That means this is the energy of one packet. One packet. This is the energy of one packet. This is the total energy you are throwing per second. What we are going to do? हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए. Energy is equals to, total energy is equals to N. Total energy is equals to N is the number of packets multiplied by energy of one packet. अब कौन मुझे बताएगा क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग करने वाले हैं टोटल एनर्जी कितनी है भाई साहब. बल्ब कितना दे रहा है? 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से. एन मतलब कितने पैकेट्स हैं मुझे नहीं पता. एनर्जी ऑफ वन पैकेट. Who is going to tell me what is the energy of one packet? We just calculated. This is the energy of one packet ना. ये एक पैकेट की एनर्जी है ना. एनर्जी ऑफ लाइट emitted by 400 nanometer. This is the energy of one packet. So n into में 4.97 into में 10 की पावर 9. इसकी यूनिट कितनी थी? जूल पर सेकंड. इसकी यूनिट क्या है? जूल. n निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब?
सर 100 को डिवाइड करेंगे 4.97 इंटू 10⁻⁻19 से। इधर ये जूल पर सेकंड है और ये जूल है, तो जूल से जूल कट जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा इनको डिवाइड करके अराउंड 2 इंटू 10⁻20 पर सेकंड। इतने पैकेट्स, इतने नंबर ऑफ पैकेट पर सेकंड वो देगा। 2 मिनट का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जरूर इसको अच्छी तरह से एक बार देखिए, डील करिए, बस समझिए। If you are facing any sort of any doubt, any issue, please talk to me. इस क्वेश्चन को शुरू से एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक बल्ब इतना जूल एनर्जी हर सेकंड फेंक रहा है, दिस इज द टोटल पावर ऑफ द बल्ब। और उस बल्ब से निकलने वाली वेवलेंथ उसने दे रखी है, तो हमने क्या करा, उस वेवलेंथ का यूज करके अपन ने कैलकुलेट कर लिया द एनर्जी ऑफ वन पैकेट। एनर्जी ऑफ वन वेवलेंथ इज गिवन, so on that basis what we did is we just calculate the energy of one packet। अब निकाल लिया भैया एक पैकेट की एनर्जी इतनी है और टोटल बल्ब इतने फेंके जा रहा है, इतनी एनर्जी, तो हर सेकंड कितना फेंक रहा है, टोटल एनर्जी शुड बी डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, इट विल गिव द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। सो एक बार सब अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे, जस्ट हैव दिस क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को रीड करिए और उसको आंसर को स्टेप बाय स्टेप देखिए, और कोई भी इशू आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। No issue. Shall we move? Shall we move? आगे बढ़े क्या? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम क्लासिक क्वेश्चन में। उसके बाद मतलब हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा फिर हमारे आज केस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को उठा रहा हूँ। कह रहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी of a metal. What is threshold frequency, beta? Who is going to tell me the minimum amount of frequency which is needed for the ejection of electron? कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी दूं ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाले? इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट की बात हो रही है यहाँ पर। म्यू नॉट ऑफ अ मेटल इज 7 into 10⁻14 per second per second। कह रहा कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, calculate kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency mu
1 into 10 की पावर 15 per second, 1 into 10 की पावर 15 per second hits the metal, hits the metal. अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें. सबसे पहले first of all what we have to do, we have to mention all the inputs what is given, that mu naught is 7 into 10 की power 14 and mu is 10 की power 15. 10 की power 15 is always to write these things in the same dimensions, same values, same exponents. मतलब 1 into 10 की power 15 है, तो मैं क्या प्रेफर करूंगा इसमें से, इसको भी 10 की power 14 में लिखना प्रेफर करूंगा. I will write to prefer 10 into 10 की power 15, sorry 14. मतलब मैंने एक 10 हटा दिया उसमें से. Why? So that they are having the same thing, same parts. ठीक. अब क्या ना, कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी. तो अब भाई साहब बात ये आ गई कि इतनी तो चाहिए थी और इतनी तुमने दे दी. ये जो चाहिए थी मिनिमम, ये तुम प्रोवाइड कर रहे हो. ये है रिक्वायर्ड, ये तुम दे रहे हो प्रोवाइडेड. तो आप चेक कर सकते हैं ये ज्यादा है, ये ज्यादा है. और अगर ज्यादा होती है तो आप अच्छी तरह से फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस के ई. E is what? H mu. इधर H mu नॉट के ई आपको निकालनी है. तो अब H mu माइनस H mu नॉट इज इक्वल्स टू के ई आ जाएगा. यहाँ से H कॉमन आ जाएगा बेटा जी. देन इट विल लुक्स लाइक दिस. H, what is the value of H? 6.626 into 10 की पावर minus 34. What is mu? Mu is 10 into 10 की पावर 14. What is mu naught? 7 into 10 की पावर 14 is equals to K. ध्यान से देख लीजिए, हमें mu naught is given, mu is given, kinetic energy they are asking. So what we have to do basically? So we are putting this formula in the Einstein's formula. E is equals to E naught plus K E. And that's it. E is what? H mu. E naught is what? H mu. H mu naught उधर चला जाएगा, h कॉमन आ जाएगा. म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू ऊपर से डाल दी, म्यू नॉट की वैल्यू ऊपर से डाल दी. दिस इज इट, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल. कुछ है ही नहीं इसमें. तो कॉमन निकाल लो 6 पॉइंट, इसमें से अब क्या कॉमन निकलेगा? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 14 कॉमन निकाल दो, तो 10 माइनस 7 बचेगा. ये 10 की पावर 14 बाहर चला गया. क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया यार. 6.626 इंटू 10 की पावर, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस माइनस 34 प्लस 14 इंटू में 3, 10 माइनस 7 इज 3. सो इट विल बी 6.62. सो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.9 19 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगी. 19.88 एग्जैक्टली इंटू समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल. ध्यान से देख लो भाई. हाँ, हमने काट नहीं सकता ऐसे, हमने कॉमन ले लिया इसमें, बाहर आ गया. चलिए क्वेश्चन होमवर्क देखी जा रही है आप लोगों को. क्वेश्चन क्या है? when EMR of wavelength, when EMR of wavelength 300 nanometer falls on a metal surface, मतलब इतना दे रहे हैं, this is the provided.
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मतलब कितनी तेजी से काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की निकल रही है, वो है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ध्यान रखिए पर मोल के हिसाब से है, पर मोल के हिसाब से। अगर एक एटम की करनी है तो उसको 6 एवोगाड्रो नंबर से करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट ई नॉट, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना चाहिए। तो हमें फार्मूला अच्छी तरह से पता है। सबसे पहले इस एनर्जी से हम लोग, ये गिवन एनर्जी है, गिवन एनर्जी बोले तो जो एनर्जी दे रखी है 300 नैनोमीटर, हम लोग इससे निकाल लेंगे ई का फार्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। h कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी इज व्हाट 3 इंटू 10⁸8 अपॉन में लैम्डा इज 300 इंटू 10⁻9। याद रखिए अभी मैंने पीछे बोला था, इसको हम लिख सकते हैं 300 इंटू 10⁻9 मीटर्स। h is given, c is given, lambda is given। तो इससे एनर्जी निकल जाएगी एक एक, उसकी एनर्जी निकल गई सॉल्व कर कर 6.626, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, पावर सी रह जाएगी। चेक करो ना, 6.626 इंटू 3 से 3 कट गया, 100 आ गया ये, तो बचा 10⁻34 और प्लस 8, ऊपर 8 आ गया और नीचे क्या बचा इसको सॉल्व कर कर। 100 को लिख सकता हूँ 10⁻2 और 10⁻9 आ गया 10⁻7। 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 बन जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन। So it will be what 6.626 into 10⁻19 joules, joules में। अब क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो 1 मोल की दे रखी है और ये एक एटम की एनर्जी है भाई, एक एटम की है। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ रेडिएशन, 1 मोल ऑफ रेडिएशन, 1 मोल रेडिएशन की एनर्जी करने के लिए मैं क्या करूंगा 6.626 इंटू 10⁻19 इंटू मैं एवोगाड्रो नंबर। ध्यान से सुन लो भाई सब, ये एनर्जी एक उसकी निकली है, एक रेडिएशन की, और काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की दे रखी है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम काइनेटिक एनर्जी को मोल से डिवाइड कर दो ताकि एक उसकी निकल जाए, या तो जो एनर्जी अब आई है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो 1 मोल की आ जाए। it is just like this way or that way. It makes a simple thing. Either you can convert the kinetic energy of 1 mole into the kinetic energy of 1 radiation by dividing the kinetic energy given by Avogadro's number, or what is the other way out? We are left out with, this is the energy of what? This is the energy of 1 radiation, so we are going to multiply it by Avogadro number so that we can have the energy of 1 mole of that radiation. It is the same thing, this way or that way. So after multiplying it, it will give 3.84 into 10⁻19 joules. No, 3.99 into 10⁵ joule per mole. Now, what is the energy? फार्मूला क्या है? What is the golden formula? क्या पढ़ा अभी golden formula? E is equals to E naught plus kinetic energy. अब इसमें एनर्जी दे रखी है 3.99 into 10⁵ पर मोल, जूल पर मोल में है, इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। तो उसमें से इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, बोलो। तो माइनस होके दे रहा है ये 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल इज इक्वल्स टू ई। ये आ गया आंसर। कोई चाहता है कि सर मुझे आंसर, ये तो 1 मोल का दिया है, मुझे आंसर आप
एक उसका दोगे तो उसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, एक का निकल जाएगा। अच्छी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट था। यहाँ पर क्या कह रहा था कि एक ईएमआर दे रहे हैं हम 300 नैनोमीटर की, काइनेटिक एनर्जी उसने दे दी। तो हमने क्या करा, पहले जो वेवलेंथ दे रखी थी उसकी एनर्जी निकाल दी, और काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी थी, इन दोनों को माइनस कर दिया, अब एक की निकलने के बाद बात कर। ये न्यूमेरिकल्स जरूर जरूर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस। So I'm going to end up this session for today, but I'm disappointed, very disappointed, highly disappointed. Why? Because most of you didn't attend this lecture. अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया, so it is very disappointing for me. If I am taking such a pain and able to conduct an online lecture during my, no, in a nowhere situation, so it is your responsibility also to at least attend the lecture wherever you are,